Welcome back everyone to lecture number 13। आपके यूजीसी नेट मनोविज्ञान के पेपर के अंदर एक सवाल आया था कि पहले कौन सा मॉडल आया, फिर बाद में कौन सा मॉडल आया, उसके बाद कौन सा मॉडल आया और फिर अंत में कौन सा मॉडल आया। तो इस प्रकार के सवाल आपको अपने परीक्षा पेपर में प्रश्न पत्र में देखने मिलते ही हैं, ठीक है। लेकिन उसी में से एक जो इम्पोर्टेंट मॉडल है वो है आपका किसका मॉडल, वो है आपका स्मृति का मॉडल, यानी कि मेमोरी मॉडल्स। मेमोरी मॉडल्स में हमको जो परीक्षा में पूछे गए थे वो थे 4 मॉडल, जिसमें से 2 मॉडल हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास 1968 का अवस्था मॉडल। उसके बाद नंबर 2 पे कौन सा पढ़ा हमने पढ़ा 1974 का ये वाला मॉडल, ठीक है। ओके, 2 मॉडल हमको और पढ़ना है। नंबर 3 में आपका आएगा 1972 का मॉडल और नंबर 4 में आएगा आपका इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी की बात करें तो ये आपकी सबसे पहले स्टार्ट हुई थी नंबर फर्स्ट में, ठीक है। सबसे पहले आपके 1800 ईस्वी में सबसे पहले ये स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद 1885 में आप जो देखते हैं लर्निंग कर्व, जिसके बारे में किसने बताया था। ये वो लर्निंग नहीं है जो आप बिहेवियरिज्म में पढ़ते हैं, व्यवहारवाद में पढ़ते हैं। यहाँ आप पूरी पढ़ाई कहाँ पे शिफ्ट हो गई है, आपके संज्ञान पे शिफ्ट हो गई है। तो उसी संज्ञान की बात करते हुए यहाँ पे क्या किसने बताया, मिस्टर एबिंगहाउस ने बताया। इसके बारे में लर्निंग कर्व के बारे में बताया, साथ ही साथ उन्होंने बताया स्पेसिंग इफेक्ट के बारे में कि आप अपनी पढ़ाई को जितना स्पेस देंगे, मान लीजिए आपने आधे घंटे पढ़ाई की, थोड़ा सा टाइम देके 5 मिनट का, फिर या 10 मिनट का, फिर आधे घंटे पढ़ाई की, फिर 5-10 मिनट का गैप देके आधे घंटे पढ़ाई की। अगर आप एक ही बार में 2-2.5 घंटे का वीडियो देखते हैं या पढ़ाई करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी आप पढ़ाई कर रहेंगे वो 1 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। कितना डाउन होती है उसको देखेंगे हम, लेकिन बहुत ज़्यादा आपकी 50% से ज़्यादा चीज़ें तो आप भूल जाते हैं कि वो मात्र 1 घंटे के अंदर ही, ठीक है। तो आप मान लीजिए इतना लंबा लेक्चर देख रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ये आपने 1.5 घंटे का सेशन किया मान लीजिए, इसके बाद आधी से ज़्यादा 50% चीज़ मतलब 75 मिनट्स की चीज़ या आप तो क्या कर चुके हैं ऑलरेडी भूल चुके हैं, ठीक है। तो काम का कितना आएगा, आपके काम का आएगा आपका केवल 75 मिनट्स, ठीक है। उसमें से भी ऐसा नहीं कि आपको सारी चीज़ें याद होंगी, और ये 75 मिनट्स ऐसा नहीं है कि बाद का याद रहेगा पहले का, बीच में से कहीं भी थोड़ा यहाँ का याद रहेगा, थोड़ा यहाँ का, थोड़ा यहाँ का, थोड़ा यहाँ का। तो ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है, और ऐसे वीडियो फॉलो करने से भी बचे, ठीक है, जो आपको 1-1.5 घंटे तक एंगेज रखते हैं। ऑलराइट, ओके। तो इसलिए आपको पढ़ाई कैसी करनी है, 30 से 45 मिनट के शॉर्ट शॉर्ट सेशंस में आपको पढ़ाई करनी है। अब यहीं से देखिए एक बात कि जब आप छोटे थे तो आपके स्कूल्स में क्या होते थे, 35 से 40 मिनट के पीरियड्स होते थे। क्यों कि स्कूल वाले क्या है, समझदार है ना, वो जानते थे कि बच्चे कितनी देर तक क्या रह पाएंगे, अपना अवधान बना पाएंगे, है ना। इसलिए आप देखिए कभी भी आपके कोचिंग्स में आपने देखा होगा, कोचिंग्स में क्या होता है आपके 2 से 2.5 घंटे, ठीक है, या फिर 1 से 1.5 घंटे के सेशंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे होता है। लेकिन स्कूल सेटिंग में अगर हम बात करें तो क्या देखा है आपने, 30 से 35 मिनट से 40 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट या 45 मिनट मान के चलिए, इससे ज़्यादा आपका पीरियड आपका लेक्चर नहीं होता था। क्यों, क्योंकि वो 1885 की थ्योरी अच्छे से समझते थे, किसके बारे में, लर्निंग कर्व के बारे में। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे इतना टाइमिंग और यहाँ पे इतना टाइमिंग, उसका अलग अलग फर्क है, इंटरेस्ट की बात भी आ जाती है, लेकिन फिर भी हमको याद नहीं रहेगा लर्निंग के 1 घंटे के बाद। इस बात का आप ध्यान रखें, जो भी आप पढ़ रहे हैं 1 घंटे के बाद 50-75% क्या हो जाएगा, वो स्किप हो जाएगा। इसलिए बेटर क्या है, बेटर ये है कि शॉर्ट लेक्चर्स देखें, शॉर्ट पढ़ाई करें एंड रिवाइज करें, है ना। रिवाइज करने पे जितना आप ध्यान देंगे उतना आपका क्या होगा, वहां पे फायदा आपको मिलेगा। ओके, बात करेंगे आप 1972 का, हमारा क्रेग एंड
लॉकहार्ट का मॉडल। इसके पहले हमने क्या देखा था, 1968 में हमने देखा था एटकिंसन एंड शिफरिन का मॉडल, जिसे क्या कहते हैं, जिसे अवस्था मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था, सबसे पहले इस प्रकार का बॉक्स होगा, फिर इस प्रकार का और फिर इस प्रकार का, STM, LTM और सेंसरी मेमोरी। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन जाती है इसको हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है। इस लेक्चर में देखते हैं यहाँ पे एटकिंसन एंड शिफरिन भाई साहब क्या बोल रहे हैं। उनका कहना है ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन आपकी इस ऑर्डर में जाएगी। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार से लीनियर ऑर्डर था। जो अवस्था मॉडल था क्या था, लीनियर ऑर्डर था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी इंफॉर्मेशन इसी प्रकार से जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि आपकी जो स्मृति है, स्मृति का जो स्टेज है STM, उससे स्किप करके सीधे आपके LTM में चली जाती है। ठीक है, ऐसा भी होता है उनके अकॉर्डिंग, उन्होंने ऐसा कहा। तो उनका ये कहना था प्रक्रमण स्तर। ठीक है, यानी जो इंफॉर्मेशन है इसकी कितनी आप क्या करेंगे, डीप प्रोसेसिंग करेंगे, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन का जितना डीप प्रोसेसिंग होगा उतना ज्यादा आपको क्या रहेगा, आपको याद रहेगा। उन्होंने यहाँ पे कहा कि इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी नई सूचना का प्रक्रमण इस बात से संबंधित है कि उसका किस प्रकार से प्रत्यक्षण एवं विश्लेषण किया जा रहा है तथा उसे किस प्रकार से समझा जा रहा है। मतलब आपका जो प्रत्यक्षण है, जो परसेप्शन है, वो भी डिपेंड करेगा और आप किस तरह से उसको समझ रहे हैं वो भी डिपेंड करेगा। प्रक्रमण का स्तर यह सुनिश्चित करता है कि किस सीमा तक सूचना धारित की जाएगी। मतलब आपने पढ़ा ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है, तो आपने केवल उनके नाम पढ़ लिए 1 2 3 4, तो ठीक है, और यहाँ पे आपने नाम पढ़ा, उनके फंक्शंस देखे, नाम पढ़ा, उनके फंक्शंस देखे, नाम पढ़ा, उनके फंक्शंस देखे, नाम पढ़ा, उनके फंक्शंस देखे। तीसरे वाले में क्या किया आपने, उनका नाम पढ़ा, फंक्शंस देखे और आपस में ये कैसे लिंक है ये भी आपने देखा। ठीक है, तो बताइए डीप प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही है इसके अंदर, सूचना किस प्रकार से हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, इसमें कम कर रहे हैं, इसमें थोड़ी कम कर रहे हैं और इस वाले में सबसे ज्यादा कर रहे हैं। तो ऐसा ही कहना था किसका, क्रैक एंड लॉकहार्ट का। ठीक है, तो उनका कहना था कि जब हम सूचना की संरचनात्मक और स्वनिक विशेषताओं पर ध्यान देते हैं, ठीक है, ये ग्लैंड दिखता कैसे है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, किस प्रकार से इसको बोलते हैं, और जब हम इस प्रकार पे ध्यान देंगे तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, ये प्रक्रमण का क्या है, ये लो लेवल है ना, लो लेवल है किसका, आपके प्रक्रमण का। ठीक है, आपने ग्लैंड का नाम पढ़ लिया, उनकी फोटो देख ली, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर देख लिया, कहाँ पे होता है वो देख लिया। ठीक है, ये कौन सा है, ये आपका लो लेवल ग्लैंड का, अर्थात यहाँ पे ग्रंथियों से है। ठीक है, ग्रंथियों से मतलब हो रहा है, ये कौन सा होगा प्रक्रमण, आपका लो लेवल का प्रक्रमण होगा। ठीक है, और डीप लेवल या फिर हम कह सकते हैं हाई लेवल का प्रक्रमण क्या होगा, कि आपने उन ग्लैंड को देखा, ग्लैंड के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसका प्रक्रमण किया आपने अपने मस्तिष्क के अंदर, वो क्या कार्य करती हैं उसका प्रक्रमण देखा, स्ट्रक्चर, इस सब के बाद आपने क्या किया, और डीप लेवल में जाके उनकी फंक्शनिंग देखी, वो किस प्रकार से लिंक है दूसरों के साथ वो देखा। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होंगी, इनका विस्तार पूर्वक क्या किया आपने, इनकी पढ़ाई करी। ठीक है, और डिटेलिंग में आपने इसकी पढ़ाई करी इन सब चीजों की। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, इसमें आप स्मृति से जो भूलने की समस्या होती है, फॉरगेटिंग की, वो क्या चांसेस हैं इसमें कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विस्मरण क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आप बताइए लो लेवल में विस्मरण ज्यादा होगा या फिर डीप लेवल या फिर हाई लेवल, ये एक ही बात है, डीप और हाई लेवल। बताइए विस्मरण की गति ज्यादा किस में होगी, विस्मरण की गति ज्यादा होगी आपकी लो लेवल में, है ना। यहाँ पे आपका विस्मरण जल्दी होगा, यहाँ पे आपका विस्मरण देरी से होगा और कम होगा। आइए समझते हैं इसको उदाहरण से। इस लेक्चर के पहले आपको क्या मालूम था, हाँ एटकिंसन एंड शिफरिन को ही है, इन स्मृति लेक्चर्स की बात करें तो एटकिंसन एंड शिफरिन को ही है, क्रैक एंड लॉकहार्ट है, ठीक है, और आपका वर्किंग मेमोरी है। ठीक है, लेकिन वर्किंग मेमोरी किसने बताया, चलिए आपको ये भी मालूम था कि बेडली ने बताया। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें कैसे लिंक है, ये क्या कैसे सीखा, पहले जो आपके पास जानकारी थी, ठीक है, और इंटरफेरेंस की जानकारी तो आपके पास डेट वाइज शायद ही होगी, होगी तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये सब कौन से लेवल पे था, ये सब था आपके लो लेवल पे।
ठीक है। फिर हमने जो सूचना थी, जानकारी थी, उसका क्या किया हमने, डीप प्रोसेसिंग की। किस प्रकार से उठाया हमने, इंटरफेरेंस थ्योरी, बताया कि ये 1800 से शुरुआत हो गई थी इसकी, 1924-25 के आसपास भी इस पे काम हुआ, मतलब सबसे पहले ये आया। फिर बात करेंगे हम, जॉर्ज मिलर ने भी दिया था मैजिकल नंबर, ठीक है, वो भी कुछ इस समय के आसपास की बात है। उसके बाद हम बात करें, अगला जो आता है आपका एटकिंसन एंड शिफ्रिन का मॉडल, ये आता है आपका 1968 में। ठीक 4 साल बाद क्रैक एंड लॉकहार्ट लेके आते हैं क्या, 1972 में। और उसके बाद आता है वर्किंग मेमोरी का कॉन्सेप्ट, जो आपका आता है 1974 के आसपास। वो इसमें आपका जो कार्यकारी स्मृति है, और डीप लेवल में जाते हैं, जो आपकी कार्यकारी स्मृति है इसके अंदर क्या होती है, 3-4 चीजें होती हैं। तो इसमें काम करने के पहले ऐसा था क्या कि बेडली एंड हिच ये कोई काम नहीं कर रहे थे, नहीं, ये नाखुश थे किससे, एटकिंसन एंड शिफ्रिन के मॉडल के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। उन्होंने बोला एसटीएम में आप बोल रहे हैं, लेकिन एसटीएम में वर्किंग मेमोरी भी आप इसको लीजिए इसके साथ में। उसके पहले भी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बेडली एंड हिच एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे यहाँ वहां पे, ठीक है, किस प्रकार से स्मृति कार्य करती है, और फिर जाके उन्होंने कार्यकारी स्मृति का कॉन्सेप्ट दिया। ये जो काम कर रहे थे, ये आपके 1960 के आसपास से काम कर रहे थे, मतलब एटकिंसन एंड शिफ्रिन का मॉडल आने के पहले ही काम कर रहे थे, ठीक है। और फिर उन्होंने जाके कब दिया आपका मॉडल, 1974 में, है ना। 20-25 साल बाद 2000 में बेडली ने क्या किया, एक और चीज का एडिशन किया, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एपिसोडिक बफर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या किया हमने, जानकारी की, जो हमारी सूचना है उसकी क्या की हमने, डीप प्रोसेसिंग की, है ना। हमने क्या कर दिया, आपके प्रक्रमण का स्तर बढ़ा दिया, ठीक है, प्रक्रमण का स्तर बढ़ा दिया। तो आप अब चांसेस इसके कम है कि आप इन मॉडल की लिंकिंग, पहले कौन आया बाद में कौन आया, इसको विस्मरण आपका नहीं होगा, ठीक है। और अगर होता है तो फिर आपको फाइन देना होगा 10 रुपए का, ठीक है। लेकिन इसका क्या होगा, आपको विस्मरण इसका कभी नहीं होगा, ठीक है, पहले कौन सा आया बाद में कौन सा आया। और इसके लिए क्या करेंगे आप, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा, विस्मरण की जो गति है वो एकदम धूमिल हो जाएगी, एकदम कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये देखा हमने देख लिए हैं 3 मॉडल अभी तक, ठीक है। सबसे पहले देखा एटकिंसन एंड शिफ्रिन 1968, क्रैक एंड लॉकहार्ट 1972, इतना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वर्किंग मेमोरी का 1974। एक आएगा पहले आपकी इंटरफेरेंस या फिर हस्तक्षेप थ्योरी या फिर सिद्धांत, ठीक है, उसको कवर करेंगे जब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फॉरगेटिंग के बारे में। ओके, तो ये थे आपके 3 इंपॉर्टेंट मॉडल्स, किससे संबंधित, आपकी स्मृति से संबंधित, ठीक है। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे, हम लगाते हैं कुछ एमसीक्यूज, और वहां से भी सीखेंगे किस प्रकार के सवाल आपके आते हैं, ठीक है। सवाल यहीं पे निर्भर रहेगा, जो भी बीच में चीजें आएंगी, जैसे आएगी आपकी वहां पे रिकॉल, उसको देखेंगे, रिकॉग्निशन आएगा आपका, उसको देखेंगे। तो जहां जहां पे जो जो चीजें आती जाएंगी उनको हम वहां से कवर करते जाएंगे, ठीक है। ओके, ऑल राइट। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम पढ़ेंगे फॉरगेटिंग के बारे में, यानी कि विस्मरण के बारे में। ओके, ये दिया है स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में। यदि स्मृति प्रक्रिया के प्रारंभिक अन्वेषण को देखें तो संभवतः आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि स्मृति जो है, जो आपकी मेमोरी है, मूलतः संचित सामग्री से पुनरुत्पादन की प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि यह आपकी एक किचन है, किचन में क्या किया है आपने, ये आपके चाय पत्ती और यहाँ पे आपकी शक्कर है, इसको उठा के आपने यहाँ पे रख दिया 1 and 2, 1 and 2, ठीक है। ये है आपकी क्या, मेमोरी। और जब आपको जरूरत होगी तो इससे आप इसको निकाल लेंगे 1 and 2, ठीक है। यही मॉडल है कौन सा, जब हम बात करेंगे मेमोरी प्रोसेसर्स के, स्मृति प्रक्रिया के स्टार्टिंग की जब हम बात करेंगे तो, ठीक है। यह दृष्टिकोण एबिंगहाउस 1885 में जिन्होंने बताया, जन्म कब हुआ था इनका, इनका जन्म हुआ था 24 जनवरी को, हाँ। एवं उनके अनुयायियों का था, जिन्होंने स्मृति में संचित की जाने वाली सूचना की मात्रा पर बल दिया, है ना। कितनी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, स्टोर हो रही है, तथा संचित और जितनी स्टोर है एवं पुनरुत्पादित सामग्री, कितना हम उसका क्या कर रहे हैं, रिट्रीवल कर ले रहे हैं, सामग्री का मिलान करके। मतलब सबसे पहले क्या किया उन्होंने, कितनी जमा है यहाँ पे, ठीक है, कितनी जानकारी यहाँ पे क्या है, जमा है ना, कितनी मात्रा पर बल दिया। और उसके बाद यहाँ पे जो स्टोरेज है
और जो रिट्रीवल है ना, उसका मिलान किया करके उसकी परिशुद्धता की जांच की। यदि पुनरुत्पादित सामग्री जो हमने रिट्रीव किया है वो और संचित सामग्री में कुछ विचलन पाया जाता है तो वह त्रुटि एवं स्मृति की विफलता मानी जाती है। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे मेमोरी पक्की नहीं हुई है। यहाँ पे स्मृति में भंडारण का यह लक्षण कि मेमोरी क्या होता है, स्टोरेज करती है। यह प्रदर्शित करता है कि स्मृति सीखी हुई सामग्री को दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित करने की एक निष्क्रिय घटना मात्र है। ठीक है, ये क्या बताता है कि जो हम सीख रहे हैं क्या है, निष्क्रिय घटना है। लेकिन ऑलरेडी हमने लेक्चर्स में क्या देखा है, किस प्रकार से मेमोरी में स्टोरेज काम करता है। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो रहा है बाद में हमने क्या पढ़ा और अभी आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ये वो काफी पहले की बात है। ठीक है, तो बात क्या कर रहे हैं, निष्क्रिय घटना की। मतलब आप इसके अंदर स्टोर करेंगे, उसी को निकालेंगे आप। ठीक है, यहां से आपने स्टोर किया एंड देन निकाला, मतलब एक निष्क्रिय घटना है मात्र है, ऐसा कहना था एबिंगहाउस। उनके पहले के जो लोग थे जो किस पे अभ्यास कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे स्मृति के ऊपर। इस स्थिति को सन 1930 के दशक के प्रारंभिक दिनों में बार्टलेट, है ना, एक हुए कौन, आपके बार्टलेट, उन्होंने क्या कहा, ये थोड़ा आप सही लाइन पे आ गए, चुनौती दी जिनका मानना था कि स्मृति जो है एक सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय नहीं है, उनका ऐसा कहना था। और जो कुछ भी हम संचित करते हैं उसमें निरंतर परिवर्तन और संशोधन होते रहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी मेमोरी में क्या है, खैर जाने दीजिए, जो कुछ भी हम याद करते हैं वह इस बात से प्रभावित होता है कि हम कैसे उद्दीपक स्टिमुलस सामग्री को अर्थ प्रदान करते हैं, और एक बार जब उसे स्मृति तंत्र में भेज देते हैं तो वह अन्य संज्ञानात्मक क्रियाओं से अलग नहीं रह सकती। जैसे आपके पास पहले कौन से मॉडल थे, एटकिंसन शिफ्रिन का और क्रैक एंड लॉकहार्ट का और वर्किंग मेमोरी का। ठीक है, ये क्या थे आपके पास, ये पहले आपके पास निष्क्रिय स्थिति में पड़े हुए थे, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, लेक्चर्स देखने के बाद आपका क्या हुआ, ये सब एक्टिव हो गए। ठीक है, और आपस में ये जुड़ना स्टार्ट हो गए, किस प्रकार से कहां से क्या चीजें लिंक हो रही हैं, ये सब आपको ऑलरेडी अब लिंक होने लगा। ठीक है, तो मान सकते हैं पहले ये क्या था, ये आपके जो स्टोरेज था, जो भंडारण था, उसमें एक निष्क्रिय अवस्था में पड़ा हुआ था। लेकिन बार्टलेट ने क्या बताया, नहीं ऐसा नहीं है, हम जो है स्मृति क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो जो कुछ भी हम संचित करते हैं उसमें निरंतर परिवर्तन, तो यहाँ आपने लेक्चर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू क्या किया, इसमें परिवर्तन किया अपना। ठीक है, और संशोधन किया, अच्छा ऐसा नहीं ऐसा होता है, इसमें ऐसा नहीं ऐसा होता है। ठीक है, जो कुछ भी हम याद करते हैं वह इस बात से प्रभावित होता है कि हम कैसे उद्दीपक सामग्री को अर्थ प्रदान करते हैं। इनको हमने क्या किया, डेट तारीख के साथ इसको अर्थ प्रदान करना हमने स्टार्ट किया। ठीक है, उनको बार बार बोला, इलेबोरेटिव रिहर्सल किया हमने, मेंटेनेंस रिहर्सल किया, और बोल बोल के हमने कहाँ भेजा, अपनी स्मृति के एलटीएम में भेजा। ठीक है, तो जब मान लीजिए आपके स्मृति तंत्र में गया है, ये सब चीजें जो आपने क्या किया, इसमें संशोधन और परिवर्तन किया, तो स्मृति तंत्र में भेज दिया आपको, और उसने क्या किया, अन्य संज्ञानात्मक क्रियाओं से अलग नहीं रह सकती। तो आपके पास ऑलरेडी जो अवेलेबल थी जानकारी, है ना, वो भी आपका संज्ञान था, वहां पर कुछ एक्टिविटी चल रही थी, तो उससे क्या नहीं हो सकती, ये अलग नहीं हो सकती। ऐसा किसका कहना था, ऐसा कहना था बार्टलेट जी का। सारांश यह है कि बार्टलेट ने स्मृति को रचनात्मक प्रक्रिया माना है, ना कि पुनर्उत्पादक प्रक्रिया। उनका कहना था मेमोरी क्या है, आपकी कंस्ट्रक्टिव है। ठीक है, इसकी हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिव भी कह सकते हैं ना, इसकी क्या कर सकते हैं, हम रचना कर सकते हैं, इसका हम फिर से सृजन कर सकते हैं। तो सारांश यह है कि बार्टलेट ने स्मृति को रचनात्मक प्रक्रिया माना है, ना कि पुनर्उत्पादक। पुनर्उत्पादक मतलब क्या, जो रिट्रीव कर सकते थे केवल उतना ही, है ना, मेमोरी में कुछ हम ऐड और माइनस नहीं कर सकते। बड़ी बात है, पहले के साइंटिस्ट ने इतना ही खोजा, वो बहुत बड़ी बात है। 1930 में इन्होंने और खोजा, आज 1994 वाले, 2000 वाले और क्या क्या खोज रहे हैं, आगे 2050 में पता नहीं और कौन क्या खोज लेगा, है ना। तो ये सब चलता रहता है। काम की बात यह है, अर्थपूर्ण सामग्री यथा कहानियां, गद्य, दंत कथाएं इत्यादि का उपयोग करते हुए बार्टलेट ने यह समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार कोई विशिष्ट स्मृति व्यक्ति के ज्ञान, लक्ष्यों, अभिप्रेरणा, वरीयता तथा अन्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होती है। ठीक है, उन्होंने सरल प्रयोग किए जिनमें पहले उपरोक्त प्रकार की सामग्री को प्रतिभागी पढ़ते थे, फिर 15 मिनट के अंतराल के बाद जो पढ़ा था उसका क्या करते थे, प्रत्याहन करते थे। बार्टलेट ने क्रमिक पुनरुत्पादन विधि का प्रयोग किया, जिसमें प्रतिभागी याद की हुई सामग्री को भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर प्रत्याहन करते थे। कौन सी मेथड का इस्तेमाल किया उन्होंने, सीरियल रिप्रोडक्शन। ये ठीक वैसे ही है जिसमें हमने किसमें पढ़ा था, हमने पढ़ा था वाचिक अधिगम में। जब हम पढ़ रहे थे लेक्चर वाचिक अधिगम, वहां आपको बताया था किसने, यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट में एक हुए कौन, बोसफील्ड, उनने बताया था। इन क्रमिक
पुनरुत्पादनों से में उनके प्रतिभागियों ने कई प्रकार की गलतियां की, जिसमें बार्टलेट ने स्मृति की रचनात्मक प्रक्रिया को समझने के लिए उपयोगी माना। ठीक है, उनका क्या उद्देश्य था कि उनके प्रतिभागियों ने मूल पाठ को जो बताया था अपने ज्ञान के ज्यादा अनुकूल बनाने के लिए परिवर्तित कर दिया, अनावश्यक वर्णनों की व्याख्या की, मुख्य कथा वस्तु को विस्तृत किया तथा सामग्री को पूर्ण रूप से बदल दिया ताकि वह अधिक तार्किक एवं समनुगत लगे। यहाँ पे क्या हुआ, उनको कोई चीज दी थी XYZ C23, उन्होंने क्या किया अपने अकॉर्डिंग XYZ3 C2 अपने अकॉर्डिंग उन्होंने इसको जमाया और कहानी को वहां पे प्रस्तुत किया। ठीक है, ऐसा ही हम कहाँ देखते हैं, हम देखते हैं वर्बल लर्निंग के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, कि जो जानकारी आपको ऑलरेडी मालूम है उसको क्या कर देंगे आप चंक कर देंगे वहां पे। ठीक है, ओके। इस प्रकार के परिणामों की व्याख्या हेतु बार्टलेट ने किसका प्रयोग किया, स्कीमा का प्रयोग किया, स्कीमा शब्द का उपयोग किया, जिसका तात्पर्य स्कीमा क्या है, भूतपूर्व अनुभवों जो आपका क्या है पास्ट एक्सपीरियंस और प्रतिक्रियाओं का एक सक्रिय संगठन था, और जो आप क्या कर रहे हैं प्रोसेस कर रहे हैं या रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसका क्या होगा एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक संगठन होगा, उन दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन होगा। स्कीमा भूतपूर्व अनुभवों और ज्ञान का एक संगठन है जो आने वाली नई सूचना के विश्लेषण, भंडारण तथा पुनरुद्धार को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे क्रैक एंड लॉकहार्ट के बारे में आपको क्या था कि डीप प्रोसेसिंग होती है, ये था आपका पास्ट एक्सपीरियंस, पूर्व अनुभव। उसमें क्या किया आपने, नई सूचना क्या आई कि ये कब आया 1972 में आया। ठीक है, 1968 में क्या देखा था हमने, अवस्था मॉडल देखा था। ठीक है, ये था आपके पूर्व अनुभव में था, लेकिन हमने क्या किया ये सब बताया और फिर आपने क्या किया उसको लिंक किया, उसका अमेंडमेंट किया अपनी जानकारी के अंदर। ठीक है, अतः स्मृति क्या है, एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिव प्रोसेस है ना, कंस्ट्रक्टिव एक्टिव प्रोसेस है, रचनात्मक सक्रिय प्रक्रिया है, जहां सूचनाएं जो है व्यक्ति के पूर्व ज्ञान, आपको ऑलरेडी मालूम था एटकिंसन शिफ्रिन के बारे में और क्रैक लॉकहार्ट और वर्किंग मेमोरी के बारे में, समझ एवं प्रत्याशाओं के अनुसार संकेतित एवं संचित की जाती है। ऑलराइट, लेकिन इसमें क्या करते रहते हैं हम, इसमें हम इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यानी कि क्या है स्मृति एक कंस्ट्रक्टिव प्रक्रिया है। ओके, ठीक है। विस्मरण के स्वरूप एवं कारण, तो इसको कवर करेंगे हम अगले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 14 के अंदर। ठीक है, इसको यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम अपनी ब्लैक स्क्रीन के ऊपर थोड़ा और डिटेल में, और जिस जिस प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं और जो सारी चीजें होती हैं उसको कवर करेंगे हम उसके अंदर। राइट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड। मिलते हैं लेक्चर नंबर 14 के अंदर जो होगा हमारा एडवांस का लेक्चर।